बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। मेरे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि फ़र्स्ट टाइम विज़िट करने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें और बेल का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। आज की स्टोरी सिकंदर आज़म के बारे में है, तो प्लीज़ एंड तक वॉच कीजिएगा। सिकंदर आज़म 20 साल की उम्र में कैसे तख्त नशीन हुआ और 32 साल की उम्र में इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक कैसे बना, और सिकंदर आज़म ने सिर्फ 10-12 साल की उम्र में कैसे एक जंगली घोड़े को काबू में कर लिया, और सिकंदर आज़म की अक्लमंदी के पीछे क्या राज पोशीदा था, और सिकंदर आज़म जैसे बादशाह को उसकी अपनी ही महबूबा ने कैसे धोखा दे दिया, और सिकंदर आज़म की जान कैसे बची, और एक बुरी औरत ने सिकंदर आज़म से कौन सा अजीब सवाल किया। ये सब आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। सिकंदर आज़म ने सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक जंगली और बदमस्त घोड़े को काबू में करके सधा लिया। ब्यूसेफलिस नामी ये एक दीव कामत और वहशी घोड़ा था जिसको सिकंदर आज़म का बाप भी काबू में नहीं कर सका, और इस वहशी घोड़े को काबू करने में 10 नौजवान सिपाही जान से हाथ धो बैठे, और वही घोड़ा बाद में सिकंदर आज़म का सारी ज़िंदगी साथी रहा। एक बहुत ही मशहूर वाक़या तारीख में लिखा जाता है कि सिकंदर आज़म को इसकी महबूबा ने कैसे धोखा दिया। ये वाक़या बड़ा दिलचस्प है कि सिकंदर आज़म को बहुत सारे मशीरों और वज़ीरों ने कई मरतबा बताया कि ज़ोरे वाला आपकी महबूबा जिससे आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं वो आपको धोखा दे रही है, वो असल में किसी और से मोहब्बत करती है। लेकिन सिकंदर आज़म किसी की बात पर अमल नहीं करता था। लेकिन चंद ही दिनों में सिकंदर आज़म ने अपनी ही अक्लमंदी से अपनी महबूबा की गद्दारी को भांप लिया, और इसको सरेआम पकड़ने के लिए सिकंदर आज़म ने एक अजीब चाल चली। सिकंदर आज़म का कांच या शीशे के एक बड़े से मर्तबान में बैठकर समंदर में उतरे। वो मर्तबान बिल्कुल बंद था, इसमें पानी नहीं जा सकता था, और कांच का होने के सबब सिकंदर इसके शीशों से पानी के अंदर की चीज़ें देख सकते थे। वो अपने साथ एक कुत्ता, एक बिल्ली और एक मुर्गी भी ले गए थे। इनके मर्तबान से एक जंजीर मुंसलिक थी जिसकी मदद से वो पानी से बाहर आ सकते थे। वो इस जंजीर का सिर्फ अपने सबसे काबिल एतमाद शख्स को देना चाहते थे, और इसीलिए वो जंजीर अपनी महबूबा के हाथ में थमा कर खुद समंदर में उतर गए। जैसे ही सिकंदर मर्तबान में बैठकर समंदर में पानी के अंदर गए, इनकी महबूबा के एक दूसरे आशिक ने इनकी महबूबा को ये तजवीज़ दी कि वो जंजीर को पानी में फेंक कर इसके साथ भाग चले। इस आदमी ने सिकंदर की महबूबा के हाथों से जंजीर लेकर समंदर में फेंक दी। जंजीर भी अब मर्तबान के साथ समंदर में जा चुकी थी। लेकिन सिकंदर आज़म पहले से ही जानता था कि मेरी महबूबा गद्दार है, इसलिए इसने इस शीशे के मर्तबान के साथ दूसरी जंजीर एक मजबूत कमानदार के हाथ में खुफिया तरीके से दे दी थी। जैसे ही इसकी महबूबा ने वो जंजीर फेंकी तो इस कमानदार ने चंद ही लम्हों में सिकंदर आज़म को दूसरी जंजीर की मदद से बाहर निकाला, और जैसे ही सिकंदर आज़म बाहर निकला तो इसने फौरन अपनी महबूबा और उसके आशिक को पकड़वाया और सबके सामने कत्ल कर दिया। और इसी तरह सिकंदर आज़म ने अक्लमंदी से अपनी गद्दार महबूबा को पकड़वा दिया। सिकंदर आज़म के बारे में मशहूर है कि वो बहुत गुस्सीला थे। सिकंदर आज़म की जुल्म की वजह से इसका ना काबू आने वाला गुस्सा भी था, जिसने अक्सर सिकंदर आज़म से गलत मशवरे किए। सिकंदर के हाथों कत्ल होने वाला इनका दोस्त क्लीटेलियस था, जो सिकंदर और उनके ख़ानदान के बहुत करीब था। वो अक्सर पूरी सच्चाई से सिकंदर को मशवरे देता था और हर जंग में उनका बाजू था। इस रोज़ सिकंदर ने बहुत शराब पी हुई थी, और जब क्लीटेस ने कहा कि तुम्हारी शख्सियत तब्दील होती जा रही है, तुम्हें खुद को काबू में करने की ज़रूरत है, तुम फारस के लोगों जैसे होते जा रहे हो और ऐसा लगता है कि तुम हम में से नहीं रहे, तो क्लीटेस ने ये सब कहने के लिए गलत मौका का इंतखाब किया था। सिकंदर इसी वक्त अपनी जगह से उठे और क्लीटेस के सीने में नेज़ा घोंप दिया, और इस गुस्सा की वजह से इसने अपना करीबी साथी खो बैठा। मकदूनिया
میسیڈونیا سے تعلق رکھنے والے اسکندر اعظم 356 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ میسیڈونیا شمالی یونان سے جزیرہ نما بالکان تک پھیلا ہوا علاقہ تھا۔ ان کے والد کو ان کے اپنے ہی ایک محافظ سپاہی نے قتل کر دیا، جس کے بعد نئے بادشاہ کی کشمکش شروع ہوئی، جس میں انہوں نے اپنے تمام حریفوں کا صفایا کر دیا اور 20 برس کی عمر میں بادشاہ بن گئے۔ اس کے بعد اسکندر اعظم 12 برس تک اقتدار میں رہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اسکندر اعظم کے اقتدار میں آنے کے بارے میں بتاتے ہوئے برگمم یونیورسٹی میں پروفیسر آف کلاسکس ڈیانا اسپنسر کہتی ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسکندر اعظم کے والد فلپ دوئم کی کئی بیویاں تھیں، جن میں سے ایک کلیوپاترا نامی خاتون تھی، جنہوں نے اسکندر اعظم اور ان کی والدہ کے لیے کافی مشکلات پیدا کر دی تھی۔ دونوں ماں بیٹا کو غالباً یہ احساس تھا کہ وہ مکمل طور پر مقدونیہ کا خون نہیں ہے۔ یہ حقیقت ان کے احساس فخر کو بھی کچو کے لگاتی تھی اور سیاسی طور پر بھی نقصان دہ تھی۔ تخت تک پہنچنے کی لڑائی میں یہ اسکندر اعظم کی کمزوریاں تھیں۔ ڈیانا اسپنسر کہتی ہیں کہ فلپ دوئم کی نئی بیوی کلیوپاترا نئی ملکہ بن سکتی تھی اور ان ناراض امراء کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی تھی، جو فلپ کے بعد بادشاہ بننے کی دوڑ میں شامل ہوتے۔ اسی وجہ سے کلیوپاترا اسکندر اعظم کے بادشاہ بننے کی راہ میں ایک رکاوٹ بن سکتی تھی۔ یہ ایک سیاسی حقیقت تھی کہ مکمل طور پر مقدونیہ سے تعلق رکھنے والے ایک نئے مرد جانشین امیدوار کے سامنے آتے ہی اسکندر کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں۔ کئی مورخین نے اس صورتحال کا نفسیاتی تناظر بھی پیش کیا ہے۔ روایات کے مطابق اسکندر اعظم نے 6 مہینے کے لیے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر لی اور ان کی والدہ بھی کچھ مہینوں کے لیے دربار سے دور ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد باپ اور بیٹے کے درمیان تلخی تو کم ہو گئی اور اسکندر اعظم واپس آ گئے، لیکن تعلقات میں آنے والی سرد مہری اسکندر کے جانشین بننے کی راہ میں رکاوٹ بن چکی تھی۔ اسی صورتحال میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اسکندر اعظم کو تخت کی جانب گامزن کر دیا۔ یہ وہ موقع تھا جب انہوں نے شاید ایسی صورتحال کو جنم لینے سے روک دیا کہ کوئی خالص مقدونیائی خون ان کی جانشینی کو چیلنج کرے۔ ڈیانا اسپنسر بتاتی ہے کہ اسکندر کی سوتیلی بہن یعنی کلیوپاترا کی بیٹی کی شادی میں بادشاہ فلپ دوم کو ایک محافظ نے قتل کر دیا۔ اس محافظ کو بھی فرار ہونے کی کوشش کے دوران ہلاک کر دیا گیا، اس لیے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس قتل کے محرکات کیا تھے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ اس قتل میں اسکندر اور اس کی والدہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اسکندر اعظم کا ہاتھ اس قتل کے بعد رکا نہیں، انہوں نے ایک ایک کر کے ایسے تمام افراد کو قتل کر دیا جو ان کی جان نشینی کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ اپنے ایک سوتیلے بھائی فلپ ریڈائس کے سوا انہوں نے اپنے تمام بھائیوں اور رشتہ دار بھائیوں سمیت ایسے تمام افراد کو قتل کر دیا جو ان کے اقتدار کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے تھے۔ ان میں سے کچھ کو تو بہت ظالمانہ انداز سے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ بالآخر اسکندر اعظم تخت نشین ہوئے اور اب ان کی نگاہیں سلطنت فارس کی جانب تھی۔ انہوں نے اپنی فوجوں کے ساتھ 12,000 میل کا فاتحانہ سفر کیا۔ اس وقت کی سلطنت فارس کے بادشاہ داریوش سوئم کو شکست دی اور وسطی ایشیا تک یونانی کلچر کو پھیلا دیا۔ اپنے عروج کے زمانے میں اسکندر اعظم کی سلطنت مغرب میں یونان سے لے کر مشرق میں آج کے پاکستان، افغانستان، ایران، عراق اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسکندر اعظم کا شمار تاریخ کے انتہائی متاثر کن اور ماہر رہنماؤں اور فوجی کمانڈروں میں کیا جاتا ہے۔ اسکندر اعظم کی والدہ اولمپیس ان کے والد فلپ دوئم کی تیسری یا چوتھی بیوی تھی اور اس لیے انہیں اہم تھی کہ انہوں نے اس خاندان میں پہلے لڑکے کو جنم دیا تھا، یعنی اسکندر اعظم کی صورت میں سلطنت کو ایک جانشین سے نوازا تھا۔ اسکندر اعظم کو اس زمانے کے لحاظ سے بہترین تعلیم دی گئی۔ جب وہ 13 برس کے تھے تو ان کے اساتذہ میں ارسطو جیسا عظیم فلسفی شامل تھے۔ اسکندر اعظم نے ارسطو سے جو تعلیم حاصل کی اس کی بنیادیں یونانی کلچر میں تھی، اسی لیے انہیں فلسفے کی تعلیم دی گئی اور تمام پڑھے لکھے یونانیوں کی طرح انہیں بھی الیاڈ اور اوڈیسی جیسی شاہکار نظموں کے خالق یونان کے قدیم شاعر ہومر پر عبور حاصل تھا۔ ہومر کی تنظیم الیاڈ اسکندر اعظم کے لیے بہت اہم تھی۔ وہ جنگوں کے دوران اس نظم کے حصوں کو
अपने तकिए के नीचे रखकर सोते थे। अलियाडा एक तवील रज़मिया नज़म है जिसमें ट्रॉय शहर और यूनानियों के दरमियान जंग के आखिरी साल की कहानी बयान की गई है। सिकंदर आज़म और इस कहानी के हेराक्लिस के दरमियान एक मजबूत ज़हनी तलक कायम हो गया था। इसके अलावा यूनानी दियोमलाई किरदार हरकुलिस से भी वो बहुत मुतासर थे और जंग के दौरान ये किरदार उनके जहन में होते थे। अरस्तु की शागिर्दी के सिकंदर आज़म की शख्सियत पर ताहयात असरात रहे। रेचल मायरस कहती हैं कि आप शायद ये सोचें कि अरस्तु के पास ये एक बड़ा मौका था कि वो यूनानी अशरफिया के एक अजट लड़के को एक बेमिसाल हुक्मरान में तब्दील कर सकते थे। पूरी तरह से ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन सिकंदर आज़म जिस तरह से यूनानी रियासतों से मामलात करते थे, इसमें अरस्तु की दी हुई तालीम का बड़ा असर था। एक वाक़या इसी तालीम को ज़ाहिर करता है। वो यूनान के शहर को कोरनथ में मशहूर फ़लसफ़ी ड्यूजेंस से मिलने गए ताकि इन्हें इनके काम पर खराज तहसीन पेश करके। जब सिकंदर आज़म वहाँ पहुँचे तो ड्यूजेंस बैठा हुआ था। सिकंदर आज़म ने ड्यूजेंस से कहा कि वो इनके लिए क्या कर सकते हैं, तो जवाब में ड्यूजेंस ने कहा, सामने से हट जाओ क्योंकि तुम्हारी वजह से सूरज की रोशनी मुझ तक नहीं आ रही। ये सुनकर सिकंदर आज़म को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन सिकंदर आज़म का इस जवाब को बर्दाश्त करना अरस्तु की तालीम और तरबियत का नतीजा था। सल्तनत फ़ारस ने 200 साल से ज़्यादा अरसे तक बहरा रूम से मुंसलिक इलाकों पर हुकूमत की। ये सल्तनत तारीख की असल और इब्तदाई सुपर पावरों में से एक थी, जिसकी सरहदें इंडिया से लेकर मिस्र और शुमाली यूनान की सरहदों को छूती थी। लेकिन इस अजीम सल्तनत का ज़वाल सिकंदर आज़म के हाथों हुआ। उनकी निस्बतन एक छोटी मगर मौसर फौज के हाथों सल्तनत फ़ारस के बादशाह दारयूश स्वयं की शिकस्त को तारीख के एक अहम मोड़ के तौर पर देखा जाता है। इस जंग के नतीजे में ज़माना कदीम की एक सुपर पावर ज़मीन बोस हुई और एक नई और वसी सल्तनत के ज़रिए यूनानी सकाफत और तहजीब का फैलाव हुआ। मौरखीन लिखते हैं कि सिकंदर आज़म की फतूहात का सेहरा उनके वालिद के सर भी जाता है, जिन्होंने अपने पीछे एक बेहतरीन फौज छोड़ी थी जिसकी क़यादत बहुत तजर्बाकार और वफादार जर्नलों के हाथ में थी। ताहम एक ज़ेरक और माहिर दुश्मन को इसी के इलाके में जाकर शिकस्त देना खुद सिकंदर आज़म की एक कायद की हैसियत से जहानत और जंगी हिकमत अमली की महारत का कमाल था। मकदूनिया के लोग हमेशा से एक जंगी कुव्वत नहीं थे। यूनान में एथेंस, स्पार्टा और थेब्सा की रियासतें तारीख तौर पर ताकत का सरचश्मा थी। इन रियासतों के रहनुमा मकदूनिया के लोगों को वैशी या बारबरियन कहते थे। सिकंदर आज़म के वालिद फिलिप दोन ने तनहा मकदूनिया की फ़ौज को एक ऐसी मौसर फ़ौज बनाया जिसका खौफ इस कदीम दुनिया में दूर दूर तक फैल गया। फिलिप ने मकदूनिया के पूरे माशरे को एक पेशावर फ़ौज के साथ दोबारा मुनज़्ज़म किया। आला दर्जे के प्यादे, घुड़सवार, दस्ते, नेज़े बाज और तीर अंदाज इस फ़ौज का हिस्सा थे। फिलिप के मरने के बाद सिकंदर को यही फ़ौज विरसे में मिली। सिकंदर आज़म हमेशा से एक ज़हीन हिकमत अमली साज थे। वो जानते थे कि यूनान पर खौफ और ताकत से हुक्मरानी नहीं की जा सकती। उन्होंने एक सदी कबल सल्तनत फ़ारस की जानब से यूनान पर हमले के वाक़े को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया और फ़ारस पर अपने हमले का जवाब हुब्बल वतनी से जोड़ कर पेश किया। सिकंदर आज़म ने एक प्रोपेगेंडा मुहिम का आगाज़ किया जिसमें कहा गया कि मकदूनिया के लोग पूरे यूनान की तरफ से फ़ारस पर हमला कर रहे हैं। हालांकि सल्तनत फ़ारस और यूनान के दरमियान एक सदी कबल होने वाली जंग में मकदूनिया शामिल ही नहीं था। दरा खैबर जहां सिकंदर आज़म से लेकर अंग्रेज़ों तक सबके गरूर खाक में मिल गए। सन 334 कबल मसीह में सिकंदर की फ़ौज सल्तनत फ़ारस में दाखिल हुई। सिकंदर आज़म की 50,000 की फ़ौज को इस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी और तरबियत याफ्ता फ़ौज का सामना था। एक अंदाजे के मुताबिक बादशाह दारयूश स्वयं के तहत 25 लाख थी जो इसकी पूरी सल्तनत में फैली हुई थी। इस फौज का दिल समझने से दस्ते को लाफानी दस्ता कहा जाता था। ये 10,000 फौजियों पर मुश्तमिल एक एलीट रेजिमेंट थी जिसकी तादाद 10,000 से कम नहीं होने दी जाती थी। जंग के दौरान इस दस्ते का जब एक सिपाही हलाक होता तो दूसरा इसकी जगह ले लेता और कुल तादाद पूरी रहती। लेकिन इस ज़बरदस्त फौजी कुव्वत के बावजूद सल्तनत फ़ारस सिकंदर आज़म की इंतहाई मौसर और ज़हीन हिकमत अमली के हाथों शिकस्त से दो चार हुई। मौरखीन के मुताबिक सल्तनत फ़ारस की शिकस्त की एक वजह यह थी कि वो पहले ही ज़वाल की
شکار ہو چکی تھی اور 5ویں صدی قبل مسیح میں یونان میں پے در پے شکستوں کے بعد سے اس کا پھیلاؤ رک چکا تھا۔ سن 324 قبل مسیح میں اسکندر اعظم فارس کے شہر سوسا پہنچے۔ وہ فارس اور مقدونیہ کے لوگوں کو متحد اور ایک ایسی نسل پیدا کرنا چاہتے تھے جو صرف ان کی وفادار ہو۔ اسکندر نے اپنے کئی جرنیلوں اور اہلکاروں کو حکم دیا کہ وہ فارس کی شہزادیوں سے شادیاں کریں۔ اس موقع پر اجتماعی شادیوں کی ایک تقریب کروائی گئی۔ اسکندر اعظم نے خود اپنے لیے بھی مزید 2 بیویوں کا انتخاب کیا۔ اللہ نگہبان۔